ओके, उज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 33 लेक्चर में थर्ड लेक्चर में फिफ्थ चैप्टर को मैं ख़त्म करवा चुका था, एसी सर्किट। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा ईद की छुट्टियों में। ठीक है, अभी बुक मैंने हाथ में इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सॉलिड्स, अब अगर मैं इसका डिफिनीशन लिख लूँ, ठीक है, तो वैसे फजूल में टाइम ज़ाया करूँगा। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस आप जानते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ आपके पास वो क्या होते हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, रेगुलरली अरेंज होते हैं सॉलिड्स में से। इसका स्पेसिफिक शेप होता है, स्पेसिफिक जो है वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपके पास जो है इसका कास होता है कोहेसिव फोर्सेस या द इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान। ठीक है, तो सॉलिड्स, उसको हम बेसिकली सॉलिड्स कहते हैं। देखिए, सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और किस तरह, याद रखें, सॉलिड्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तमाम के तमाम डिपेंड करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर सॉलिड क्रिस्टल्स में आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का पता चल जाए तो आप उस सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि उन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है। ठीक है, ये याद रखें। तो सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपके पास, ठीक है, वो तमाम के तमाम डिपेंड्स करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब चूंकि पार्टिकल्स जो सॉलिड्स में होते हैं एटॉमिक लेवल पे होते हैं, तो उसको हम आम आंख के जरिए से नहीं देख सकते, तो फिर अरेंजमेंट को किस तरह स्टडी किया जाता है। तो याद रखिए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को एक्सरेज डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सरेज को क्रिस्टल्स पे इंसिडेंट कराया जाता है। ठीक है, और वो एक्सरेज आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि पार्टिकल्स किस तरह अरेंज है उस सॉलिड क्रिस्टल्स में। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को एक सिंपल मिसाल देता हूं डायमंड का, ठीक है, और ग्रेफाइट का। डायमंड और ग्रेफाइट आपके पास जो है दोनों कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट में देखिए उनके प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, डायमंड भी आपके पास कार्बन से बने हुए हैं, ग्रेफाइट भी आपके पास जो है वो भी कार्बन से बने हुए हैं। दूसरी बात, डायमंड्स की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं। कुछ डायमंड्स होते हैं जिसकी कीमत करोड़ों और अरबों में होते हैं। ठीक है, और कुछ डायमंड्स होते हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं या कोई उसको लेता भी नहीं है। ठीक है, तो उन डायमंड्स में फ़र्क क्या होता है? इन डायमंड्स में ऐसा क्या होता है कि एक काफ़ी कीमती होता है और एक जो है वो काफ़ी कम कीमत वाला होता है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसकी वजह से उसकी कीमत भी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ख्वाह वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, ख्वाह वो कोई फिजिकल और प्रॉपर्टीज हो, कंडक्शन प्रॉपर्टीज हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, वो सारे के सारे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को एक्सरेज डिफ्रैक्शन से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। देखिए, अगर आप देखिए पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ किस्म की कीमती मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, अब वही कंप्यूटर जो पहले काफ़ी महंगा होता था वही आजकल जो है इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन उसकी क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो सब उन पुराने वाले कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि मटेरियल इंजीनियरिंग सिस्टम में ऐसे मटेरियल्स बनाए गए जो कि कम कीमती होते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स, कम कीमत वाले मटेरियल्स मिक्स किए जाते हैं और उसको बनाए जाते हैं इस किस्म के मटेरियल जैसा जो कि काफ़ी कीमती होता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ में। बाकी सॉलिड्स के आपने 3 टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो। ठीक है, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, 100% यूनिक क्रिस्टलाइन, मतलब एक जैसा ऑर्डर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट देयर आर सम टेक्निक्स
थ्रू विच वी कैन गेट अप्रॉक्सीमेटली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, एमॉर्फस सॉलिड्स है, एमॉर्फस पाउडर फॉर्म। एमॉर्फस वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, उसको बेसिकली हम एमॉर्फस कहते हैं। अब ग्लास को देखें, ग्लास क्या होता है? ग्लास हाईली विस्कस लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है, और आपको पता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज नहीं होते हैं, रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं। तो हाईली विस्कस लिक्विड को अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिस तरह ग्लास होता है, ठीक है, तो वो एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। वो एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, नो प्रॉपर अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इसको हम एमॉर्फस कहते हैं। ठीक है, ग्लास इसका एक सिंपल एग्जांपल है। और थर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीमेरिक सॉलिड्स, पॉलीमर्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखे इस तरह बना लूं, ये डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये आपके पास लेट सपोज ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसमें पार्टिकल्स आपके पास जो है वो रेगुलरली अरेंज हो, इसमें पार्टिकल्स आपके पास वो रेगुलरली अरेंज हो। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। और अगर इस किस्म के सॉलिड्स आपके पास हो जिसमें पार्टिकल्स रैंडमली जो है वो अरेंज हो, ठीक है, रैंडमली आपके पास अरेंज हो, इसको बेसिकली हम कहते हैं एमॉर्फस। ठीक है, इसको हम एमॉर्फस कहते हैं। यहां पर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, यहां पर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं है। ठीक है, और थर्ड आपके पास होते हैं, आप इसको देखें, अगर मैं लूं पॉलीमेरिक सॉलिड्स, तो इसमें कुछ जगहों में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं और कुछ जगहों पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते। ठीक है, तो मैं अगर इसको लूं, ये आपके पास एमॉर्फस बिहेवियर, ये आपके पास एमॉर्फस बिहेवियर, और ये आपके पास जो है क्रिस्टलाइन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं दिस इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड्स, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज भी होता है, एमॉर्फस भी आपके पास होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें आपके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपके पास होता है। ठीक है, और इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर का जो कास आपके पास होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तीन किस्म के सॉलिड्स है जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स जो है वो कहा गया है आपके बुक वाले ने। ठीक है, पॉलीमर्स आपको पता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, जिस तरह पॉलीथाइलीन बेग आपके पास है, रबर, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपके वो सारे आपके पास जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये मुख्तलिफ चीजें पढ़े होंगे। लेटेस्ट आपके पास क्या होते हैं? लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट आपके पास जो होते हैं द 3D अरेंजमेंट, the 3D arrangement of points in a space. The 3D arrangement of space, basically a 3D arrangement of points in space, इसको हम लेटेस्ट कहते हैं। ठीक है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दिस इज द स्केलेटन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द स्केलेटन ऑफ अ क्रिस्टल ढांचा। ठीक है, इसको हम लेटेस्ट कहते हैं। So 3-dimensionally arrangement of points in space is known as lattice. Yeah, the skeleton of crystal is known as lattice. इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर एटम्स को पुट किया जाता है,
ठीक है, वो पॉइंट्स लेटेस्ट पॉइंट्स कहलाते हैं। वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स कहलाते हैं। ठीक है, बेसिस आपके पास क्या होते हैं? बेसिस आपके पास क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which when put at lattice and form crystal। ठीक है, उसको हम बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ढांचा है सोडियम क्लोराइड का, खाली ढांचा है, अभी सोडियम और क्लोरीन आयन आपने उस पर नहीं रखे। ठीक है, सिर्फ वो अरेंजमेंट है, स्केलेटन है, वो लेटेस्ट कहलाता है। जिस पॉइंट पे सोडियम या क्लोरीन आयन आप रखते हो वो पॉइंट लेटेस्ट साइट या लेटेस्ट पॉइंट्स कहलाते हैं, और सोडियम और क्लोरीन ये बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बेसिस आपके पास जो होते हैं द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज व्हेन पुट एट क्रिस्टल पॉइंट्स एंड फॉर्म क्रिस्टल्स, तो उसको बेसिकली हम बेसिस कहते हैं। और इसका मतलब आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास लेटेस प्लस बेसिस, अगर लेटेस और बेसिस आप मिला लेते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर दोनों क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्रिस्टल्स बनाते हैं। लेटेस प्लस बेसिस ये आपके पास क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, लेटेस, बल्कि मैं लिख लेता हूं बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर आपके पास क्या है? द वेक्टर हुज ट्रांसलेशन इन 3D फॉर्म क्रिस्टल। द वेक्टर हुज ट्रांसलेशन इन 3D फॉर्म क्रिस्टल नोन एज बेसिस वेक्टर। इसको हम बेसिस वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और आपके पास लेटेस्ट कांस्टेंट आपके पास क्या है? ठीक है, द लेटेस्ट कांस्टेंट आपके पास डिस्टेंस, बल्कि लेटेस्ट कांस्टेंट में इस तरह लिख लूंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिस वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ बेसिस वेक्टर, इसको हम लेटेस्ट कांस्टेंट कहते हैं। मैं अगर 2D क्रिस्टल लेटेस, आप 3D क्रिस्टल लेटेस को डिवाइड कर सकते इनटू 2D क्रिस्टल लेटेस। ठीक है, तो आप देखिए, लेट्स सपोज ये आपके पास पॉइंट्स है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस मैंने ले लिया। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये आपके पास A, ये आपके पास B, ये आपके पास जो है दिस इज अ C। तो ये ABC आपके पास जो है ये बेसिस वेक्टर है। बेसिस वेक्टर का डिफिनीशन ये भी है। बेसिस वेक्टर का डिफिनीशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, द वेक्टर विच लोकेट वन बेसिस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस बेसिस। ठीक है, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। ठीक है, मैं चल इसके साथ लिख लेता हूं एक डिफिनीशन, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, और द वेक्टर विच लोकेट one basis with respect to some reference basis। आप एक बेसिस को अगर रेफरेंस बेसिस कंसिडर करें, ठीक है, आप अगर एक बेसिस को एक रेफरेंस बेसिस या ओरिजिन कंसिडर करें, ठीक है, और उससे आप किसी बेसिस को लोकेट करें या पॉइंट आउट करें, तो वो बेसिकली आपके पास बेसिस वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो लेटेस्ट कांस्टेंट में अगर इसके मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड, C मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लेटेस्ट कांस्टेंट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस, ठीक है, 2 बेसिस के दरमियान डिस्टेंस, किसी भी 2 बेसिस के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, और आप देखिए, अगर आप इस बेसिस को लोकेट करें विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, तो ये बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप इस बेसिस वेक्टर से इसको लोकेट करें, ये भी बेसिस वेक्टर कहलाता है। और देखिए, अगर आप इन बेसिस वेक्टर को 3D में ट्रांसलेट करें,
तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस्ट जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आसान आसान सी चीज़ें हैं। ये आप 2-3 जो पेजेस है स्टार्ट में, ठीक है, तो उसको आप लोग जो है एक नज़र इस पे डाल दें। बाकी आपके पास है यूनिट सेल्स। ठीक है, यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल को आप मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिपीटेड 3 डायमेंशनली इन अ क्रिस्टल। वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली जो है वो रिपीट हो रहे हैं पीरियोडिकली। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को बेसिकली हम कहते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज यूनिट सेल। इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। यूनिट सेल आपके पास वो ग्रुप ऑफ एटम्स आपके पास होते हैं जो कि किसी भी क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली रिपीट होते हैं, उसको बेसिकली हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, सो एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिपीटेड पीरियोडिकली इन अ क्रिस्टल, उसको बेसिकली हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री में आपने ज्यादा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, यहां पर फिजिक्स में इतने स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, देखिए ये आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर आप कॉर्नर्स पे देखें तो 8 एटम्स होते हैं और एक कॉर्नर आपके पास जो होता है वो 8 यूनिट सेल्स शेयर करता है। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को आसान तरीके से बता दूं, ठीक है, अगर ये मार्कर में लूं, ये देखिए आप लोग, यहां पर एक एटम है आपके पास, लेट्स सपोज यहां पर आपके पास एक एटम है, यहां पर एक एटम है। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स किस तरह शेयर करता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये एक एटम है तो एक यूनिट सेल ऊपर एक नीचे, 2 यहां पर, एक ऊपर एक नीचे, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यहां पर 2 यूनिट सेल्स, यहां पर 2 यूनिट सेल्स, यहां पर 2 यूनिट सेल्स, यहां पर 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो एक एटम 8 यूनिट सेल्स जो है वो शेयर कर रहा है। तो अगर 8 यूनिट सेल्स एक कॉर्नर को शेयर कर रहा है तो एक यूनिट सेल को इस एटम का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/8, 1/8। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखे 1/8, 1/8, 1/8। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यूनिट सेल सॉलिड क्रिस्टल्स को कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए टोटल कितने आपके पास जो है, टोटल कितने आपके पास कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाते हैं? 1/8। 8 ये आपके पास टोटल कॉर्नर्स और 1/8 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है, ये एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन, तो 8 8 कैंसल, 1, और ये 1 आपके पास जो है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, टू सॉलिड क्रिस्टल, टू सॉलिड क्रिस्टल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर टू सॉलिड क्रिस्टल। तो एक बात याद रखें, एक यूनिट सेल आपके पास जो है वो सॉलिड क्रिस्टल को एक एटम प्रोवाइड करता है या कंट्रीब्यूट करता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर आप नाम को देखें बॉडी सेंटर्ड, इसके बॉडी में भी एक एटम आपके पास होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास 8 कॉर्नर्स और एक आपके पास बॉडी में है, तो 8 कॉर्नर और एक आपके पास बॉडी में, इसको बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। और बॉडी सेंटर्ड में ये एक एटम जो है ये किसी और यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, शेयर नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसी यूनिट सेल का हिस्सा है। तो देखिए अब इसके भी 8 कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1, और 1 बॉडी से आएगा, ये एक कॉर्नर से और एक आपके पास है ये बॉडी से, तो 2। ठीक है, ये 2 आपके पास है द कंट्रीब्यूशन
ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी में इसको लिख लूंगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली टू सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है, टू क्रिस्टल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड दो एटम्स कंट्रीब्यूट करते, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल को। ठीक है, और थर्ड आपके पास जो है, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम एफसीसी भी कहते हैं। एफसीसी अगर आप लोग देख ले तो आपके पास जो है कॉर्नर से अगर आप देखें तो 8 आपके पास कंट्रीब्यूट, ठीक है, ये 8 आपके पास जो है ये कंट्रीब्यूट, 8 कॉर्नर और 6 फेसेस है। आप अपने रूम में देखें तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, और फेसेस हर एक फेस पे एक एटम आपके पास होता है, और कॉर्नर पे आपके पास 8 एटम्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर से और 6 फेसेस पे, ठीक है। लेकिन एक फेस अगर आप अपने कमरे की दीवार को देखें, फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ठीक है, ये इस रूम का और उस रूम का जो है कॉमन है, शेयर कर रहा है, तो अगर इस पे एक एटम है तो हाफ हिस्सा इसको मिलेगा, हाफ हिस्सा उसको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि एक फेस दो यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। तो अगर एक फेस 2 यूनिट सेल शेयर कर रहा है तो फेस पे जो एटम है उसका हाफ हिस्सा एक को मिलेगा और हाफ हिस्सा दूसरे को मिलेगा। ठीक है, तो एक कॉर्नर से आ जाएगा, और कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, और एक फेस से कंट्रीब्यूशन हाफ, 2 3 = 6, ये आपके पास 4 आपके पास बन जाएगी। तो 3 फेसेस से और 1 आपके पास कॉर्नर से मिल जाता है। ये कॉर्नर और ये आपके पास ये फेसेस से, ठीक है, तो 3 + 1 आपके पास 4। तो एक एफसीसी वो सॉलिड क्रिस्टल को 4 एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बना लूं कि लेट्स सपोज एक सॉलिड है, ठीक है, और उसमें बिलियन एंड ट्रिलियंस यूनिट सेल्स है, ठीक है, एंड ऑल यूनिट सेल्स आर FCC, for example, all unit cells are FCC. Then 10 face-centered cube या FCC contribute dash atoms to crystal lattice या crystal. तो अगर 10 यूनिट सेल्स मैंने ले लिए तो एक का कंट्रीब्यूशन 4 है, तो 10 × 4 40 एटम्स, ये 10 यूनिट सेल्स FCC जो है वो सॉलिड क्रिस्टल को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एक सॉलिड है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मौजूद है, and all unit cells are basically body centered cube या BCC. Then 10 BCC contribute dash atom to crystal lattice. ठीक है, तो 10 आपके पास जो BCC है, 10 BCC वो कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है, तो 10 आपके पास BCC, जो एक BCC 2 एटम्स, तो 10 × 2 20 एटम्स वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आपके पास है। वो कितनी एटम्स कंट्रीब्यूट करते टू सॉलिड क्रिस्टल्स, वो जो है मैंने आपको तरीका जो है वो सिखा दिया। ठीक है, तो ये आप अगर 2-3 पेजेस जो स्टार्ट में, ये आप अगर खुद पढ़ ले तो ये बातें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम ले रहे हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हमारे पास 2 किस्म के हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और दूसरा आपके पास जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपके पास जो है ये व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड एंड बॉडी retain its original shape or volume। ठीक है, इसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका मतलब आपके पास होता है टेम्पररी डिफॉर्मेशन, इसको हम टेम्पररी डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड एंड बॉडी
डज नॉट रीगेन, ये रिटेन मैंने लिख लिया यहां पर, ये आपके पास रीगेन, ठीक है। एंड बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और वॉल्यूम। इसको बेसिकली हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो दो किस्म के आपके पास डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी आपके पास क्या होता है? इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it resists deformation, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो रेजिस्ट करते हैं डिफॉर्मेशन को, इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। और इलास्टिसिटी आपके पास जो है, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम हुक्स ने मेजर किया था, ठीक है, हुक्स लॉ से। और हुक्स लॉ बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है। तो हुक्स लॉ आपके पास जो है, हुक्स लॉ से हम वी कैन मेजर इलास्टिसिटी, ठीक है। हम इलास्टिसिटी इससे मेजर करते हैं, ठीक है, हुक्स लॉ से। और हुक्स लॉ आप जानते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इसके लिए कंडीशन है अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अगर आप यहां पर लिख ले अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, मींस डिफॉर्मेशन आपके पास इलास्टिक होना चाहिए, नॉट प्लास्टिक। और यहां पर अगर मैं लिख लूं दिस इज स्ट्रेस इज इक्वल टू एम स्ट्रेन, और एम आपके पास जो है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज मॉड्यूलस, ठीक है, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसको हम एम कहते हैं। स्ट्रेस आपके पास क्या है? द फोर्स पर यूनिट एरिया, बट डिफॉर्मेबल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। डिफॉर्मेबल फोर्स मींस द फोर्स विच मे or tends to produce deformation, which can produces deformation or tends to produces deformation, ठीक है। और स्ट्रेन आपके पास क्या होता है? ये डिफॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपके पास जो इसका रेशियो, ये मॉड्यूलस कहलाता है। और मॉड्यूलस का डिफिनीशन आपके पास वही है जो इलास्टिसिटी का है। तो मॉड्यूलस वो आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ये आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। और ये इक्वेशन तब काम करेगा इफ द डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो तो फिर ये रेशियो आपको ठीक रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखें हुक्स लॉ में से। अच्छा, अब स्ट्रेस आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन डिफॉर्मेबल फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन आपके पास जो है ये डिफॉर्मेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन। और यहां पर आप देखिए इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आपके पास स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो तो मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसका मतलब ये है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। मतलब ये है कि अगर आप फोर्स लगा लें, कांस्टेंट फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे, तो किसी में ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, किसी में कम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। तो डिफॉर्मेशन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी कम है। अगर डिफॉर्मेशन आपके पास कम प्रोड्यूस हो गया इसका मतलब ये होता है इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
डिफॉर्मेशन, ठीक है। और डिफॉर्मेशन स्ट्रेन आपके पास ये बेसिकली डिफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अब स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस 3 किस्म के जो है वो मौजूद है आपके बुक में, ठीक है। आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस वो आपके पास कौन है, विच कैन चेंज लेंथ, ठीक है, विच कैन चेंज लेंथ ऑफ अ रॉड, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। आपके बुक वाले ने जो सिंबल इस्तेमाल किया है मैं यहां पर इसके साथ लिख लेता हूं, डी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन आपके पास जो है द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, ठीक है, मैं इसके साथ रूटी लिख लेता हूं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसको बेसिकली हम टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो चेंज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। और टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसको बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस या इसको बेसिकली लिखा गया है यंग मॉडुलस। याद रखिए रॉड का इलास्टिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम यंग ने मुहैया किया था, इसीलिए जो है आज तक ये उसके नाम से याद किया जाता है, ठीक है। टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस या इसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन, या यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा एफ एल ए डेल्टा एल, ठीक है। तो ये आपके पास यंग मॉडुलस, अगर फोर्स आपके पास गिवन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास रॉड है और इस रॉड के साथ आपने वेट को सस्पेंड किया है, तो जब आप इसके साथ वेट को सस्पेंड करते हैं तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, लेंथ में इंक्रीज आपके पास आएगा, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, लेंथ क्या था बिफोर डिफॉर्मेशन, फोर्स क्या था और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एफ एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ठीक है। r आपके पास हो ये रेडियस है, l आपके पास लेंथ, f आपके पास हो दिस इज फोर्स और डेल्टा l आपके पास हो चेंज इन लेंथ आपके पास आ गया है। तो ये आपके पास है यंग मॉडुलस कहलाता है, ठीक है, जो बेसिकली लेंथ ऑफ रॉड में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं लूं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में if forces are inward, if forces are inward, अगर forces आपके पास inward हो like this, ये आपके पास रॉड है, ठीक है, और आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इनवर्ड फोर्सेस लगा रहे हैं, मींस आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। इस केस में आप लोड सस्पेंड करो और ये इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है, इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एल ए डेल्टा एल, ये माइनस साइन आपके पास हो ये शो करेगा डिक्रीज इन लेंथ। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिए मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर ये माइनस क्या शो करे यहां पर, ये माइनस सिर्फ आपको ये शो करेगा डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है। मॉडुलस ये बात ज़हन में बिठा दे, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर आपके ज़हन में यह है कि यहां पर तो माइनस है, तो ठीक है ना, माइनस आपको बता रहे डिक्रीज इन लेंथ, बाकी मॉडुलस आपके पास वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर फोर्सेस इनवर्ड हो तो आपके पास जो लेंथ होगा वो डिक्रीज, और डिक्रीजिंग लेंथ इज नेगेटिव, और अगर फोर्स आउटवर्ड होगा तो लेंथ इंक्रीज, इंक्रीजिंग लेंथ इज पॉजिटिव, डिक्रीज इन लेंथ आपके पास है वो नेगेटिव है।
ठीक है। आपके पास दूसरा है बल्क स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस आपके पास, स्ट्रेन में बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बल्क स्ट्रेस हुई आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया विच कैन चेंज वॉल्यूम बट नॉट शेप, जो कि वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज नहीं कर सकता। और फोर्स F आपके पास जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको हम बल्क स्ट्रेस कहते हैं। फार्मूला आपके पास वही, फोर्स पर यूनिट एरिया। और बल्क स्ट्रेन है आपके पास, बल्क स्ट्रेन आपके पास द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बल्क स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम बल्क स्ट्रेन कहते हैं। और बल्क मॉडुलस आपके पास जो है बी द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू द बल्क स्ट्रेन, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, ठीक है। और इसके साथ आपके पास आ जाएगा नेगेटिव साइन माइनस एफ वी डिवाइड बाय ए डेल्टा वी, ठीक है। अब यहां पर फिर आपके पास नेगेटिव साइन आ गया है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है यंग मॉडुलस में भी कि मॉडुलस कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए, अगर आप क्यूब ले ले, क्यूब या क्यूब को छोड़े आप बैलून ले ले, एयर फिल्ड बैलून ले ले, उसमें आपने एयर फिल किया हुआ है और उस बैलून को आप पानी में नीचे ले जा रहे हैं, तो हर साइड से उस पर प्रेशर है, हर साइड से उस पर प्रेशर है। तो प्रेशर उस बैलून को कंप्रेस करेगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास जो है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो डिक्रीजिंग के लिए आपके पास माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। मैं इसके साथ लिख लेता हूं, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग वॉल्यूम, मैंने आपको बताया ना, बैलून जो है आप उसको पानी में नीचे ले जाए तो वॉल्यूम आपके पास होगा, उसका डिक्रीज होगा, एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम मींस नेगेटिव, ठीक है। तो इस नेगेटिव का मतलब आपके पास ये होता है, ठीक है। बाकी मॉडुलस कभी भी आपके पास जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है, या डिक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अब बैलून को पानी में नीचे ले जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। अगर आप उसको ऊपर ला रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये या तो इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग वॉल्यूम, आपने पढ़ा ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर शॉर्टकट में लिख लो तो ये या तो आपके पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम या डिक्रीजिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेगेटिव साइन, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं लिख लो यहां पर भी आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी आपके पास, इसको मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो C आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय बी, ठीक है। देखिए ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अगर मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, वो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाए, तो उसके इलास्टिसिटी कम होते हैं, मॉडुलस कम होता है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस भी मॉडुलस ही है ना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ बी, या बी यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा है माइनस ए डेल्टा वी डिवाइड बाय एफ वी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी ज्यादा है, और अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा है, मींस आप इजीली डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मींस आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते,
इसका मतलब आपके पास ये बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्रेसिबिलिटी है। अच्छा, अब आपके पास शेयर स्ट्रेस जो है which can change shape but not volume, which can change shape but not volume, इसको बेसिकली हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। बल्क स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, शेप को नहीं, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस जो है ये शेप को चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को नहीं, ठीक है। या इसको हम एंगुलर स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। एंगुलर स्ट्रेस भी इसको हम कहते हैं। मैं अगर फार्मूला लिख लो, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आपके पास शेयर स्ट्रेन, या इसको हम एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको हम एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखें ये आपके पास टेंजेंट थीटा, या दिस इज नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। शेयर स्ट्रेन आपके पास है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं शेयर मॉडुलस, इसको हम शेयर मॉडुलस कहते हैं। और शेयर मॉडुलस आपके पास जो है द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा, या इसको मैं लिख सकता हूं एफ डिवाइड बाय ए टेंजेंट थीटा, या एफ डिवाइड बाय ए थीटा। ये आपके पास शेयर मॉडुलस बन जाएगा। और मैंने टेंजेंट थीटा को थीटा से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेंजेंट थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगर आपके पास थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो, अगर थीटा आपके पास बहुत ज्यादा स्मॉल हो, देन टेंजेंट थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। इफ थीटा इज स्मॉल, टेंजेंट थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास जो है तीन किस्म के स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस आपके पास आ गए हैं, ठीक है। इसमें जरूरी पॉइंट्स यही है कि बल्क स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, शेप को नहीं। शेयर स्ट्रेस शेप को चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को नहीं, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस को आप लोग जो है एंगुलर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको आप एंगुलर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके बुक में स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया गया है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी गौर से सुने। ये आपके पास स्ट्रेन, ठीक है, या डेल्टा एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस, ये आपके पास जो है ये आपके पास स्ट्रेस, ठीक है, और फोर्स, स्ट्रेस और फोर्स आपके पास है, ठीक है। अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो आप देखिए, अगर आप इस रीजन को देखें तो इस रीजन में ये लीनियर है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट। याद रखिए, किसी भी मटेरियल रॉड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इस ग्राफ से स्टडी किया जाता है, ठीक है। आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और लीनियरली ये चेंज हो रहा है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट, इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं, दिस इज ए, और इस ए पॉइंट को हम लिखते हैं, मैं यहां पर ए लिख लूंगा। इस ए पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस आपके पास है, स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस, ठीक है। मतलब ये है कि आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, आप फोर्स, और ये फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, या स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। तो आप फोर्स, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है,
जहां तक आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट, और इस पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट कहते हैं। और यहां तक जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को बेसिकली हम प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस आपके पास वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस up to which Hooke's law obey, Hooke's law आपके पास है वो ओबे होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा लें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगा। आप देखिए ना, अब आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ आपके पास स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये आपके पास इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, या इसी इलास्टिक लिमिट को हम यील्ड पॉइंट बी कहते हैं, इसको हम यील्ड पॉइंट बी कहते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है आपके पास, इस स्ट्रेस को हम सिग्मा ई कहते हैं, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, इसको हम इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस आपके पास जो है मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच deformation, up to which elastic deformation produce, वो मैक्सिमम स्ट्रेस, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो एक हद आ जाएगा कि वहां तक डिफॉर्मेशन इलास्टिक होगा। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पररी डिफॉर्मेशन। हम इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। तो याद रखें, आपके पास प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट और यील्ड पॉइंट, ये आपके पास जो इलास्टिक रीजन में आते हैं। अब यहां तक, अब देखिए, अब इस O से लेकर B तक, O से लेकर B तक, आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रेस को हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को या वॉल्यूम को रीगेन कर जाएगा, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा या वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर आप स्ट्रेस को हटा दें। ठीक है, तो ये रीजन आपके पास ये इलास्टिक रीजन कहलाता है। हां, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा दें, ठीक है, तो अब आपके पास डिफॉर्मेशन परमानेंट, बी के बाद इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट के बाद डिफॉर्मेशन जो होगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बी से सी तक किसी भी पॉइंट पे अगर आप फोर्स हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या वॉल्यूम को रीगेन नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट को हम लिखते हैं दिस इज बेसिकली द अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। ठीक है, इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट कहते हैं। और अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है इसको सिग्मा यूटीएस कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस which can produces maximum elongation, which can produces maximum elongation, maximum extension, उसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जो कि मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम लेंथ में चेंज, ये रॉड के लिए, अच्छा ये बात याद रखिए, ये रॉड के लिए है ये ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, सो वो स्ट्रेस जो मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस करे विदाउट ब्रेकिंग, इसको बेसिकली हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और इसके बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा लें तो कहीं पर भी ये रॉड टूट सकता है, कहीं पर भी ये रॉड टूट सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज डी पॉइंट, और डी पॉइंट आपके पास जो है ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। और इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस स्ट्रेस को बेसिकली हम कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस, इसको हम
फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं सिग्मा एफ। ठीक है, वो स्ट्रेस एट विच रॉड ब्रेक, जिस पे रॉड जो है वो टूट जाता है, जिस स्ट्रेस पे रॉड टूट जाता है उस स्ट्रेस को बेसिकली हम कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। और याद रखिए ये रीजन बी से लेकर डी तक जो रीजन है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्लास्टिक रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो ओ से लेकर ए तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल। ठीक है, ए से लेकर बी तक द रीजन इज इलास्टिक बट हुक्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। ओ से लेकर बी तक इलास्टिक रीजन, बी से लेकर डी तक प्लास्टिक रीजन, सी तक आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। और याद रखिए ये ग्राफ जो ड्रा किया जाता है ये यूटीएम मशीन, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन, उसमें ये ड्रा किया जाता है, मुख्तलिफ लोड रॉड के साथ सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, और उससे बेसिकली ये ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, और याद रखिए इंजीनियरिंग सिस्टम में ये ग्राफ आपको किसी चीज की मजबूती के बारे में बताते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कितना जोर बर्दाश्त कर सकता है, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ मटेरियल जो है, मटेरियल्स का जो टूटना है वो बेसिकली इस ग्राफ से जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स क्या है? अब इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स आपके पास ये है कि लेट्स सपोज एक मटेरियल रॉड है, ठीक है, और वो उस पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं और बी पॉइंट पे वो टूट जाए, बी पॉइंट पे वो टूट जाए, देन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? तो अगर बी पॉइंट पे टूट जाए तो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? अल्टीमेट सॉरी इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, और इस पे स्ट्रेस कौन सा? इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। और यहां पर इस बी पॉइंट पे टूट भी गया है तो ये फ्रैक्चर स्ट्रेस भी होगा। तो फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस ये बराबर होंगे। ठीक है, इस किस्म के एमसीक्यूज आपके पास जो है आ सकते हैं। अगर यहां पर मैं एक मॉडल एमसीक्यू जो है बना लूं, ठीक है, अगर मैं मॉडल एमसीक्यू बना लूं कि एमसीक्यू लेट, बाकी स्टेटमेंट में पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया गया, लेट सपोज दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, ओ ए ये इफ मटेरियल रॉड ब्रेक 8, या चले अगर ग्राफ ना भी हो, इफ मटेरियल रॉड ब्रेक एट इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ग्राफ की जरूरत भी नहीं है, चले, इफ मटेरियल रॉड ब्रेक एट इलास्टिक लिमिट पॉइंट देन A option sigma f will be greater than sigma e, B option sigma f is equal to sigma e, C option आपके पास जो है sigma f आपके पास जो this is greater than sigma UTS, ठीक है, और D option sigma f is equal to sigma p, proportional limit। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा? तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? इलास्टिक लिमिट पॉइंट पे ये टूट गया है। ठीक है, ब्रेक तो फ्रैक्चर स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस आपके पास जो है ये बराबर होंगे। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपके पास इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस है। ठीक है, अच्छा, कल इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, आप एक नज़र जो है इसको पढ़ ले, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जल्दी जल्दी सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी है, एनर्जी बेंड थ्योरी है, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 35th लेक्चर में मैं ये चैप्टर खत्म कर लूँ। अगर खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा सा रह जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 35th लेक्चर में ये चैप्टर में खत्म कर लूँ। ईजी है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, इसके बाद जितनी भी टॉपिक्स है जरूर एक दफ़ा या दो दफ़ा आप इसको पढ़ें। थैंक यू सो मच।